हेलो, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट शिक्षक। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे क्लास 10, क्लास 12 के बेसिक टॉपिक ओम्स लॉ। इसको बेसिक टॉपिक ना कह के हम इसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं और ट्राई करेंगे इस वीडियो में कि ओम्स लॉ से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं बच्चों में होती है उनको सॉल्व कर दिया जाए, वन वे सॉल्यूशन हो सारी ही समस्याओं का। सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ओम्स लॉ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। ओम्स लॉ क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इनमें किन चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल का पहला वीडियो है और हम लोग काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है? तो बेसिकली ओम्स लॉ साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने वोल्टेज V, इलेक्ट्रिक करंट I और रेसिस्टेंस R तीनों के बीच एक रिलेशनशिप बताया था। उसी रिलेशनशिप के बेसिस पर आगे चल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है। तो उन्होंने जिस संबंध को बताया था उसी संबंध को हम ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं। तो उनके नियम में क्या था ये हमको समझना होगा। तो उनके नियम में ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स वो ये कहते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का क्या अर्थ है? अगर हम V को बढ़ाएंगे तो I हमारा भी बढ़ेगा, अगर हम V को घटाएंगे तो I भी घटेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मेथड होता है। तो बेसिकली अब हम लोग से पूछोगे तुम लोग कि सर ठीक है, V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का I है, तो R कहाँ से आया? रेजिस्टेंस का क्या यूज है इसमें? ये तो दो कंटेंट का चीज़ है ना, V और I। V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। यही तो आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ, ये आधा बात होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो मेनली हम लोग मैथ में अगर हटाते हैं, ये इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो I के साथ एक हमको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, IR। मतलब V जो होता है वो I के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है R के साथ। R क्या है? हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ, इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जब बोला गया कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, ओके, तो अब इससे तो तीन फार्मूला निकल सकते हैं ना। तीन फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। I बराबर में निकाल सकते हैं, R बराबर में निकाल सकते हैं, V बराबर निकाल भी सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ उसको हम लोग किस नाम से जाने? इसको हम जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से, ठीक है। अब इसका कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। आप लोगों को V के बारे में पता होगा, I के बारे में पता होगा, लेकिन जो मेन इसमें टॉपिक है, जो की पॉइंट होता है, वो क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर से या किसी इंटीरियर इंसुलेटर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तो जितना उसमें फ्लो के वे में जितना रुकावट होता है उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो रेसिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। रोल ऑफ रेसिस्टेंस इन ए सर्किट। एक सर्किट में क्या रोल होता है रेसिस्टेंस का? तो रेसिस्टेंस डिटरमाइंस हाउ मच करंट विल फ्लो फॉर ए गिवन वोल्टेज। एक गिवन वोल्टेज में रेसिस्टेंस ही तय करता है कि कितना करंट फ्लो होगा। अगर रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस घटा देंगे तो क्या होगा? हमारा करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरा की पॉइंट हमारा कहता है कि हायर रेजिस्टेंस मीन्स लेस करंट। अभी मैंने जो आपको बताया, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट रहेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। रेजिस्टेंस का यूज क्या होता है? तो रेजिस्टेंस आर कॉमनली यूज इन सर्किट्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट
एंड प्रोटेक्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें एक लिमिट होती है कि इसको 240 वोल्ट ही चाहिए, इसको इतना इलेक्ट्रिक करंट ही चाहिए। तो उस स्थिति में हमको उसको डैमेज से बचाने के लिए रेसिस्टर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है या रेसिस्टेंस को किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो पहला मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग गुण होते हैं रेसिस्टिविटी के बेसिस पे। कुछ मटेरियल का रेसिस्टेंस हाई होता है, कुछ का लो होता है। तो कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। दैट्स वाई हम लोग पीवीसी जो वायर होता है, घर में आपके यहाँ वायर होंगे, उसको आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो वो मेटल यूज होता है, जिसमें कंडक्टर यूज होता है, वो मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है, कॉपर होता है। और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम होता है, जो समझो ना के बराबर होता है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ये आप लोग देखे होंगे जो हमारे लाइनमैन होते हैं वो ग्लव्स पहन के काम करते हैं, वो जो ग्लव्स होता है वो रबर फाइबर का बना होता है, इसलिए उनको करंट नहीं मानता है। ठीक है, दूसरा की पॉइंट है लेंथ। जितना ज़्यादा अगर आप वायर का लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए आपने घर पर वगैरह में देखा होगा कि कोई पार्टी फंक्शन में अगर डेकोरेशन वाला आता है तो बोलता है कि जनरेटर से ज़्यादा दूर लाइन ले जाइएगा तो लोड नहीं लेगा। लोड नहीं लेगा का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, मिनिमाइज होगा, तो लोड नहीं लेगा। ये होता है, जितना मिनिमम रखेंगे उतना क्या होगा, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये एक वायर है, सपोज ये वायर है और इस तरह का ये हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मोटाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोटाई। तो जो भी हमारा क्या होता है, तार होता है, देखे होंगे, जो जितना मोटा तार रहेगा उसके अंदर रेसिस्टिविटी उतनी कम रहेगी और इलेक्ट्रिक फ्लो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और जितना तार पतला रहेगा उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है और आगे का टॉपिक भी पूछ सकता है कि यहाँ नहीं समझ में आया या हमको अगला जो नोट्स चाहिए या अगला टॉपिक या अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये हमको हार्ड लगता है, ये अपना कमेंट करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है हमारा रेसिस्टेंस में। तो फॉर मोस्ट मटेरियल रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, मतलब मोस्ट कॉमनली एक आध दो एक्सेप्शन को छोड़ के रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या था, ये था ओम का नियम, ओम्स लॉ। इसको एक बार रिकैप करके देख लेते हैं कि क्या ओम्स ने बताया। ओम ने बताया कि वी, आई और आर के बीच एक संबंध होता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। तो प्रोपोर्शनल का हम लोग साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आर। तो वी इज इक्वल टू आई आर, दैट्स द ओम्स लॉ। ओके, ये हमारा ओम का नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का सर्किट में क्या रोल होता है, ये किन किन चीज़ों पर इफेक्ट डालता है और इस पर किस किस चीज़ का इफेक्ट होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक नॉर्मल न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो ओम्स लॉ के बेसिस पे है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि इफ़ द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज़ 3 एम्पियर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज़ 12 वोल्ट, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमको यहाँ पर क्या क्या है, आई दिया हुआ है, आई कितना है, 3 एम्पियर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद भी क्या है मेरा, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला अभी जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो आई आर हो गया। तो R, यहाँ से R इज इक्वल टू बेसिक मैथ का फार्मूला निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R का वैल्यू नहीं पता है, V का वैल्यू हमको पता है 12 वोल्ट और यहाँ 3 एम्पियर। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये 4 लिख दिए हम लोग। तो ये वोल्टेज का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 4 ओम। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आगे चल के हम लोग इसमें हार्ड भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।